हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नया चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पर्पज से। 3 से 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही हैं। ये वेटेज 5 से 6 भी हो सकती है एज पर दी न्यू एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि सिलेबस जो है वो काफी कम हो गया है। चलिए स्टार्ट करें हमारा। हाँ, सबसे पहले व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? ठीक है, जेनेटिक्स सिंपल सी बात है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद दी, बायोलॉजी की वो ब्रांच है डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाएंगे बेटा, नोट्स के बिना नहीं चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको पूरी बुक ना पढ़ करके नोट्स में से जल्दी क्विक रिवीजन हो सके। ठीक है। हाँ, उसके बाद इनहेरिटेंस क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसफरेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग the characters from parents to offsprings। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो पेरेंट्स से करेक्टर कहाँ जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इसके बारे में पढ़ते हैं जेनेटिक्स में कि ये प्रोसेस होती कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। समझ में आ गई है? चल, उसके बाद वेरिएशन। अब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या आता है? वेरिएशंस आती है। क्या आती है? वेरिएशन। एग्जैक्टली जो ऑफस्प्रिंग है वो कभी भी अपने मां बाप के सेम नहीं हो सकता एग्जैक्टली। तो डिग्री ऑफ चेंज या वेरिएशन, वेरिएशन क्या है हमारी? द डिग्री by which offsprings differ from parents। मतलब क्या है बेटा कि कितने ज्यादा अंतर है, कितना ज्यादा वेरिएशन है बाप और बच्चों में, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से कितना अलग है, वो वेरिएशन कहलाती है। ठीक है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या है हमारा? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑफ characters from parents to offspring। मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखने का इसका, कि वेरिएशन और इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। क्या? इनहेरिटेंस तो प्रोसेस है और हेरिडिटी जो है वो ट्रांसमिशन है, यानी कि हेरिडिटी की जो प्रोसेस है उसे हम इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। ये हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हम आमतौर पर सुनते हैं खानदानी, ये तो हमारा खानदानी गुण है, ये हमारा खानदानी ये है। वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं गुण का मतलब कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनीज में, उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। और उस प्रोसेस को हम, जो ट्रांसफर होने की प्रोसेस है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है।
चलो, जेनेटिक्स पढ़ने से पहले जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स हैं, पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जीन, सबसे पहले तो क्या है, जीन्स। जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जीन्स एंड एलील्स। व्हाट इज जीन्स? जीन्स आर द पेयर, जीन्स जो है हमें पता है, सभी जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से फिर डीएनए। ठीक है, हम वो जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, डीएनए, डीएनए से क्रोमैटिन, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम। हम यहां पर जो लेवल रखते हैं वो क्रोमोसोम लेवल रखते हैं। तो क्रोमोसोम का या डीएनए का वो पार्ट जो आगे जाकर के पेरेंट से प्रोजेनी में जाकर के किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख ले इसको, piece of DNA which passes from parents to progeny and controls the expression of a character। ठीक है, जो भी गुण हमारे अंदर हैं, जो भी हमारी विशेषताएं हैं, चाहे वो हाइट है, चाहे वो कलर है, चाहे कोई भी चीज है, वो सारी की सारी कंट्रोल होती है जीन से। जीन के एक्सप्रेशन के बाद ही हम ऐसे दिखते हैं जैसे आप लोग अभी हैं। ठीक है, ओके। जीन के बारे में इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा सकता है नेट में, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसे बोला गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जीन को बोला गया। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जीन टर्म किसने दी थी, टर्म जीन गिवन बाय जोहानसन। एक साइंटिस्ट है, जेनेटिक्स है, जिन्होंने क्या दिया था, जीन टर्म दी थी। ओके, मेंडल ने इन जीन्स को क्या बोला था, जीन is equal to factor according to मेंडल। मेंडल ने इसे क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। ठीक है, अगर फैक्टर वर्ड यूज किया गया है तो भी आप जीन समझेंगे, जीन है तो फैक्टर है, एक ही बात है। ठीक है, एलील्स, व्हाट इज एलील्स? हाँ भाई, अच्छा, जीन का एक एक्सप्रेशन समझ लीजिए। हम क्रोमोसोम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर है क्या, डीएनए ही भरा हुआ है। मान लीजिए इसका इतना पोर्शन किसी चीज की, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइट का काम कर रहा है। ये पीस जो डीएनए का है, इसके अंदर इतने पीस में जो भी डीएनए है वो क्या कंट्रोल कर रहा है, किसी पर्सन की हाइट कंट्रोल कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट कंट्रोल कर रहा है, तो इसे हम जीन बोल देंगे। ठीक है, अगर यहां पर इसी जगह पर सेम लोकेशन पर, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर अगर दो अलग अलग जीन हैं, सेम कैरेक्टर के दो अलग अलग जीन्स, उन्हें हम बोल देते हैं एलील्स। समझ में आई? टू डिफरेंट एलील्स की डेफिनेशन लिख लीजिए, अल्टरनेट फॉर्म और वेरियस वैरायटीज ऑफ, अल्टरनेट फॉर्म और वैरायटीज
in the genes of same character. सेम कैरेक्टर, ये ध्यान रखना बेटा, एलील प्रेजेंट ऑन दी होमोलोगस लोकेशन, लोकेशन जरूर मैंने मेंशन करनी है, प्रेजेंट ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम, इसका कारण है अभी आपको पता चल, आगे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्लियोप्लाइडी पढ़ेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। एलील्स उन फॉर्म को बोलेंगे जब होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, यानी कि मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, दूसरा ये है और ये हमारा ये क्रोमोसोम है। अगर मैं बात करता हूं हाइट ऑफ जीन्स की, अगर यहां पर ये जो टुकड़ा है इस क्रोमोसोम के ऊपर, वो कहता है कि हाइट को मैं लार्ज रखूंगा, हाइट को टोल रखूंगा, ठीक है, और ये वाला इसी क्रोमोसोम के पेयर पे सेम पोजीशन पर अगर ये वाला पीस डीएनए का या जीन ये कहता है कि नहीं भाई मैं तो हाइट जो है वो स्मॉल रखूंगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एलील्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इस पेयर के अंदर जो कि आपको दिख रहा है कि ये होमोलोगस नहीं है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके अंदर अगर यहां पर कुछ जीन है जो हाइट टोल रख रहा है और यहां पर इस जगह पर दूसरी जगह इस क्रोमोसोम में यहां पर जो जीन है वो कहते हैं कि नहीं भाई हम छोटी रखेंगे, तो ये एलील्स नहीं है बेटा, क्योंकि हाइट किसी पर्सन की, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो बहुत सारे जीन्स जो है उसको कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को, लेकिन जब जीन्स होमोलोगस पेयर पे होंगे तभी हम उसको एलील्स बोल सकते हैं। ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेंगी तभी जेनेटिक्स आपको अच्छे से आ सकेगी। चलिए नेक्स्ट कुछ टर्म्स, अरे कैरेक्टर एंड ट्रेट्स, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, ठीक है, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल, किसी की हाइट कैसी है, शेप, एंड कलर, ठीक है। अगर मैं ट्रेट की बात करूं, वेरिएशन इन कैरेक्टर्स या वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, किसी एक कैरेक्टर के अंदर क्या क्या वैरायटी है वो कहलाती है ट्रेट्स, ठीक है। वेरिएशन इन कैरेक्टर्स, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब समझिएगा, मान लो मैं किसी आई कलर की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूं। आई कलर, अगर मैं ह्यूमन में एक कैरेक्टर लेता हूं, आंखों का रंग, ठीक है, कैरेक्टर है ये, लेकिन आंखों का रंग के अंदर क्या क्या वैरायटी मिलती है, हमें क्या क्या ट्रेट्स मिलते हैं, क्या क्या वैरायटी मिल सकती है भाई। हाँ, किसी की आईज कैसी हो सकती है, ब्लैक कलर की, ब्लैक आईज हो सकती है। बहुत सारे लोगों की आई का कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के आईज का कलर ब्लू होता है, ठीक है, नीली आंखों वाली। ये ध्यान रखना है,
वैरायटीज ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस, जीन्स की लोकेशंस के बेसिस पर। ठीक है, होमोलोगस का क्या मतलब है, लोकस का क्या मतलब है? पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ ए जीन इन ए क्रोमोसोम। ठीक है, लोकस, लोकस मतलब लोकेशन, जीन की लोकेशन कहां पर? क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, अगर होमोलोगस में एग्जांपल लेकर के ही समझाया जा सकता है। होमोलोगस में मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, देखिएगा, ये हमारे होमोलोगस है, सेम साइज, सेम शेप एंड ऑलमोस्ट सेम जीन। ठीक है, यहां पर अगर यहां पर हाइट का जीन है तो यहां पर भी हाइट का जीन है। अगर यहां पर आई कलर का जीन है तो इसके इसी पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर आई कलर का जीन है। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। बेटा पेयर्स की बात होती है हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम में, दो क्रोमोसोम को इकट्ठा कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ऐसा पेयर, ऐसे दो क्रोमोसोम जिसमें जीन्स की पोजीशन जो है वो सेम है। होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब लोकेशन, सेम लोकेशन पर सेम कैरेक्टर या सेम ट्रेट, सेम कैरेक्टर के जीन है। वो डिफरेंट ट्रेट हो सकती है, ट्रेट डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि मैं आई कलर का क्या करूंगा? ब्राउन करूंगा। ये कह रहा है मैं ब्लैक करूंगा, वो बात अलग है, लेकिन है तो कैरेक्टर सेम। ये कैरेक्टर, ये हाइट का मैंने बात की, ये कह रहा है कि मैं टॉल करूंगा, ये कह रहा है मैं टॉल करूंगा, दोनों टॉल ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। एक कह रहा है कि टॉल करूंगा, एक कह रहा है कि ड्वार्फ करूंगा, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन क्या डिसाइड कर रहे हैं? हाइट डिसाइड कर रहे हैं ना। तो ऐसे दो क्रोमोसोम और उनके ऊपर सेम पोजीशन पर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, और जितने भी, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए, हमारी एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा इसके बारे में, ऑल 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने 22 पेयर हैं ऑटोसोम्स, जो कि सेक्स क्रोमोसोम से पहले वाले जो पेयर हैं 22, वो सारे के सारे क्या हैं? होमोलोगस है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ये याद रखना है। ओके, अब नॉन होमोलोगस। ओके, हाँ भाई, नॉन होमोलोगस कौन से होते हैं? हमारा सेक्स क्रोमोसोम। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक्स क्रोमोसोम ऐसा है और वाई क्रोमोसोम ऐसा है, तो यहां पर कोई जीन है, ये दो क्रोमोसोम का है, इनको कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन इनकी पोजीशनिंग जो है वो अलग अलग है। इसमें जीन्स की जो पोजीशनिंग है वो सेम लोकेशन पर नहीं है। नॉन होमोलोगस, सेम नहीं होना, नॉन का मतलब नहीं, होमो का मतलब सेम, सेम नहीं लोकेशन, सेम लोकेशन पर नहीं होना। ठीक है, तो इसके अंदर हम एग्जांपल में हमारा क्या लिख सकते हैं? 23rd पेयर दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, जो कि हमारा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर की बात की गई है। समझ में आ गई है? होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हिट्रोजाइगस एंड नॉन हिट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब सेम, ठीक है, जाइगस का मतलब जाइगोट से लिया गया है। ठीक है, अब होमोजाइगस, अभी हमने अच्छा एक ध्यान रखना, हम जब भी अब मेनली बात करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ही करेंगे। होमोलोगस बोल रहा हूं, लोकेशन सेम, ठीक है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात नहीं करेंगे। अब
ऐसे क्रोमोजोम जहां पर होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है, जहां पर जो जीन है दोनों क्रोमोजोम पर वो सेम ट्रेट के लिए है, सेम ट्रेट, सेम करेक्टर की सेम ट्रेट, करेक्टर तो सेम होता ही है लेकिन साथ ही साथ ट्रेट वैरायटी भी सेम। यानी कि ये जो पार्ट है, मान लीजिए मैं बात करता हूं ये वाला पार्ट इन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर, ये दोनों कहते हैं भाई हम तो प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को टोल ही करेंगे, तो ये टोल वाले होमोजाइगस है। मान लीजिए ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ठीक है, और इसमें यहां पर ये जीन है, ये जीन कहते हैं कि हम आई कलर का जो कलर है वो क्या करेंगे, ब्लैक ही करेंगे, तो ये होमोजाइगस है। और इसी के अंदर जो एक और टर्म आपको समझानी है वो ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट क्रोमोसोम का, अगर ये दोनों ही जीन हमारे स्मॉल टी है तो भी ये हमारा क्या है, होमोजाइगस पेयर है, होमोजाइगस है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या है, होमोजाइगस। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो डेफिनेशन मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। यहां लिख देते हैं, एन ऑर्गेनिज्म which contains identical alleles of a gene, ठीक है, आइडेंटिकल एलील्स ऑफ ए जीन और ए फैक्टर। एलील्स को क्या बोला गया है, जीन्स को क्या बोला गया, फैक्टर, और फैक्टर विच एक्सप्रेस सेम कैरेक्टर, विच एक्सप्रेस सेम ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर, लिख लो, सेम ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर। और साथ ही साथ अगर लिखना चाहो तो कंप्लीट ऑन ए होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि हमेशा अब हम बात जो मेनली करेंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम की ही करेंगे, लोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गई, ठीक है। चल अब मैं बात करता हूं अबाउट दी हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम कौन से होते हैं, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस हो गए, लोकेशन सेम हो गई, जीन की लोकेशन सेम हो गई, सेम कैरेक्टर के जीन है, ठीक है, उनकी जो ट्रेट है वो वेरिएशन है, यानी कि उल्टा काम करना है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके यहां वाला जीन, ये दोनों जीन लोकेशन सेम हो गई, होमोलोगस हो गई, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम जो है, ये वाला कहता है कि मैं प्लांट की हाइट को टोल करूंगा, और दूसरा जो ये वाला क्रोमोसोम है ये कहता है कि प्लांट की हाइट को मैं ड्वार्फ करूंगा, छोटा रखूंगा। तो इस तरह के होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गई है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब देखिए, एन ऑर्गेनिज्म which contains different alleles, ठीक है, एलियोमॉर्फ भी बोला गया है एलील्स को, ये ध्यान रखना, एलील्स के दूसरा नाम याद रख लीजिएगा, कई बार
कंफ्यूज होता है बच्चा, एलियोमॉर्फ, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। डिफरेंट एलील्स ऑफ ए जीन और फैक्टर which express different trait of a character। डिफरेंट ट्रेट यानी कि एक कहता है कि मैं ब्लैक आई रखूंगा, एक कहता है कि मैं ब्लू आई रखूंगा, ठीक है। ये कहां से आते हैं बेटा, ये दोनों मिलते कहां हैं? जाइगस का मतलब जाइगोट से लिया गया है कि एक मतलब मान लो फादर की आई कलर जो है वो ब्लैक है, मदर की आई कलर जो है वो ब्लू है, तो फादर से जो गैमीट आया उसमें जो क्रोमोसोम आया वो कहता था कि ब्लैक रखूंगा, और जो मदर से गैमीट बन करके आया उसमें जो क्रोमोसोम आया वो कहता है कि मैं ब्लू रखूंगा, और वो दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों की पोजीशनिंग सेम है, होमोलोगस है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि सभी जो 22 पेयर हैं ऑटोसोम के वो होमोलोगस है। तो वो इस तरह के जब गैमीट आपस में मिल करके दो क्रोमोसोम आपस मिलते हैं तो ऐसे क्रोमोसोम से जो इंडिविजुअल बना है, जो ऑर्गेनिज्म बना है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बेटा, ये बेसिक टर्म्स हैं, इसके बिना जेनेटिक्स नहीं आ सकती, ठीक है। जेनेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा इन टर्म्स के ऊपर, ये टर्म्स बारी बारी यूज होंगी, ठीक है। चलिए इसके बाद होमोजाइगस, होमो सेम, जाइगस जाइगोट से लिया गया है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, जाइगस जाइगोट, ठीक है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ इंडिविजुअल, कि उस इंडिविजुअल के अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल है, क्या जीनोटाइप, उस अंदर कौन कौन से जीन है। डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इंडिकेट्स the genetic characteristic of an organism, ठीक है। उसकी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है जीनोटाइप। कैसे? एग्जाम्पल ये दो तरह से हो सकता है, अभी हमने बात की, कोई ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस हो सकता है, इसका ये क्रोमोसोम और इसमें यहां पर ये जो है ये हाइट के लिए है, टोल रख रहा है, और ये भी टोल, और इसका जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे, इसका जीनोटाइप हम क्या लिखेंगे, एक सेकंड, जीनोटाइप क्या लिखेंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, जीनोटाइप, यानी कि कैपिटल टी है एक क्रोमोसोम पे और दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल टी है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। मान लो हाइट के लिए हमने टी वर्ड यूज किया है, ठीक है। हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, बेस से लेकर के एडवांस तक चलेंगे बेटा, बेस से ऐसा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे यहां पर ये क्रोमोसोम क्या कह रहा है कि मैं टॉल करूंगा, हेटेरोजाइगस की बात कर रहे हैं, और ये क्रोमोसोम क्या कह रहा है कि मैं इंडिविजुअल को शॉर्ट करूंगा, ड्वार्फ करूंगा। तो इसका जीनोटाइप, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक मटेरियल कैपिटल टी और स्मॉल टी है। ये लिखना, ये जीनोटाइप, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को बताना ही जीनोटाइप है। समझ में आ गई, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, या कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, वो चीज हम बताना ही हमारा ये क्या है, जीनोटाइप कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं फिनोटाइप की,
फिनोटाइप का क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस। क्या मतलब है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। फिजिकल या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन। पर्सन ड्यू टू the expression of a genotype या जीन। ठीक है, कि एक्सप्रेशन, जीनोटाइप के एक्सप्रेशंस की वजह से, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के एक्सप्रेशन, जेनेटिक मटेरियल जीन्स, उसके एक्सप्रेशन की वजह से वो बाहरी रूप से कैसा अपना कैरेक्टर शो कर रहा है। हाइट लंबी जा रही है तो उसका जेनेटिक मटेरियल कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है, उसमें जो डोमिनेंट है। ठीक है, अगर स्मॉल है तो उसका जेनेटिक मटेरियल उसको स्मॉल के लिए कर रहा है। तो फिजिकल अपीयरेंस जो है किसी पर्सन की, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। ठीक है, समझ में आ गई है? ये मेनली जीनोटाइपिक होता है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है इसके अंदर हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे जो है पिगमेंटेशंस की वजह से काले हो जाते हैं, इस तरह के, वो ज्यादा धूप में रहने से। ऐसा नहीं है कि वो जेनेटिकली क्या था, ब्लैक है, उसके माँ बाप तो गोरे हैं, लेकिन ज्यादा धूप में रहने की वजह से वो काला हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सर ये कैसे, आपने तो बताया था कि जीनोटाइपिक। नहीं बेटा, फिनोटाइप में जीनोटाइप यानी कि जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है? चलिए, डोमिनेंट एलील्स और रिसेसिव एलील्स की बात हो रही है। डोमिनेंट, द एलीलिक फॉर्म ऑफ ए जीन which express itself in homozygous and even in the heterozygous condition. ठीक है, the allele which express itself, एलील्स नहीं है, एलील आएगा सिंपल, एलील्स नहीं है, एलील। हाँ, द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस and even in heterozygous कंडीशन। समझिएगा बात को, क्या मतलब है डोमिनेंट का। पहले मैं होमोजाइगस की बात कर लूं। होमोजाइगस मतलब ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसके अंदर हमारा ये भाग क्रोमोसोम का, ये दोनों भाग, मान लीजिए हाइट कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी कह रहा है कि मैं टोल करूंगा, ये भी कह रहा है कि मैं टोल करूंगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? होमोजाइगस हो गए। और मैं हेटेरोजाइगस की बात करूं, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस के अंदर ये जो है, ठीक है, ये कह रहा है कि मैं टोल करूंगा, ये कह रहा है कि मैं हाइट को ड्वार्फ करूंगा, तो ये कैसे हो गए? हेटेरोजाइगस। अब भाई ये एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये एक ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर दोनों ही क्या कह रहे हैं कि टोल बनाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो क्या बनेगा? टोल बनेगा, हाइट टोल जाएगी। दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है, टोल। अब मान लीजिए ये है हेटेरोजाइगस कंडीशन है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम पर तो टोल के जीन है और एक क्रोमोसोम पर
हमारे क्या है, ड्वार्फ के जीन है। तो वो क्या है, अब इसके अंदर से अगर बच्चा टोल निकल जाता है तो भाई किसको सप्रेस कर दिया, इस वाले को खत्म कर दिया। इस वाले को खत्म तो नहीं, मतलब इसका एक्सप्रेशन नहीं होने दिया। इस क्रोमोसोम ने अपने आप को, इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन था टोल जीन, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कि मैं डोमिनेंट हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं तुम्हें बिठा दूंगा, यहीं पर रुक जाओ तुम, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बच्चे को टोल करूंगा। तो ये वो बात है, डोमिनेंट होना, ठीक है, किसी चीज के ऊपर ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस आउट कर देना। ठीक है, समझ में आ गई। होमोजाइगस में तो ऑफ कोर्स दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सेम ही है, तो कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। डोमिनेंट कब होता है, मेनली जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, एक ताकतवर हो एक कमजोर हो, तो ताकतवर अपने आप को शो करेगा, अपनी आइडेंटिटी को शो करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। और दूसरा क्या हो गया है, रिसेसिव। The allele which does not, the allele which does not express itself in heterozygous condition, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक चीज नोट कीजिएगा, ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन। मैंने यहां पर दो बातें लिखी हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर, ये चीज समझनी जरूरी है। रिसेसिव एलील जो है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकेंगे, केवल और केवल जब दो कमजोर आदमी होंगे, दोनों एक ही जैसे होंगे, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे, तब अपने आप को मतलब डोमिनेट कर सकेंगे एक दूसरे के ऊपर ही। ठीक है, एक दूसरे के साथ लेकर के ही आगे जो एक्सप्रेशन है वो आ सकेगा। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं कि एक ताकतवर है तो एक कमजोर है, तो कमजोर हमेशा सप्रेस रहेगा और डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। देखिएगा, इस चीज को समझ लीजिए एक बार। ठीक है, यहां पर ये अगर हेटेरोजाइगस बना रहा हूं पहले, ठीक है, हाइटोल ड्वार्फ, तो इस कंडीशन में ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अभी हमने बात की ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेस करेगा, मान लीजिए ये जीन पर भी स्मॉल हाइट है और इस जीन पर भी, इस क्रोमोसोम पर जो जीन है वो भी स्मॉल हाइट के हैं, तभी यहां पर जो आगे प्रोजेनी में जाएगा वो क्या होगा, ड्वार्फ ही होगा। समझ में आ गई। ठीक है, अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकेगा। डोमिनेंट एंड रिसेसिव का फंडा ये है। चलिए, इसके बाद F1 जनरेशन क्या मतलब, F से क्या लिया गया, फीलियल, फर्स्ट फीलियल। फीलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, पहली जनरेशन के ऑफस्प्रिंग, पहली जनरेशन के, पहली पीढ़ी के बच्चे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, आम भाषा में ध्यान रखना है, इसको गलती नहीं करनी है। ऑफस्प्रिंग्स, फीलियल का मतलब ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चे, फर्स्ट जनरेशन के बच्चे। ठीक है, प्रोड्यूस, हम जेनेटिक्स की टर्म में बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस बाय द क्रॉसिंग या क्रॉसिंग एंड
क्रॉसिंग और मेटिंग ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, मान लो कैपिटल टी फादर और इसको क्रॉस कराया गया स्मॉल टी मदर से। ठीक है, तो जो इनके क्रॉस से जो बच्चे पैदा होंगे, जो जनरेशन पैदा होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं बेटा, फर्स्ट जनरेशन। ये मैंने जीनोटाइप्स लिखे हैं, कैपिटल टी अभी बात की थी। अगर जीन जेनेटिक मटेरियल को लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीनोटाइप। अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ये टोल और ड्वार्फ, पिता लंबे थे और माता छोटी थी, हाइट छोटी थी, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, वो टोल हुआ, तो मैं क्या लिख रहा हूं? उनके फिनोटाइप लिख रहा हूं। अगर मैं इस कंडीशन को, ताकि आपको दोबारा गलती ना लगे बेटा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको फिनोटाइप के रूप में लिखूं, मान लीजिए टोल को क्रॉस कराया गया ड्वार्फ से, ठीक है, एक मेल, ये फीमेल, ठीक है, इनको आपस में क्रॉस कराया, ये फर्स्ट जनरेशन आई। तो फर्स्ट जनरेशन में बच्चा जो है वो बड़ा पैदा हुआ, चाहे वो लड़का था चाहे लड़की थी, ठीक है, वो फर्स्ट जनरेशन में। तो ये मैंने फिनोटाइप लिखे हैं, ये जीनोटाइप लिखे, गलती मत खाना। F2 जनरेशन, यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम जब जेनेटिक्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो F1 जनरेशन को हम क्या बोला गया? क्रॉसिंग होने, पेरेंट्स की क्रॉसिंग से। ठीक है, F2 जनरेशन जो है वो जो सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी, वो भी पेरेंट्स के क्रॉसिंग से होंगी, लेकिन वो क्रॉस कौन से पेरेंट्स हो रहे हैं? F1 जनरेशन के ही सेल्फिंग की जा रही है। ठीक है, सेकंड फिलियल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, प्रोड्यूस ड्यू टू दी क्रॉस या मेटिंग, क्रॉस ऑफ ड्यू टू दी, प्रोड्यूस ड्यू टू दी सेल्फिंग ऑफ, अरे यार, प्रोड्यूस ड्यू टू दी सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, जब F1 जनरेशन, मान लो F1 में हमारे पास क्या मिला था? कैपिटल टी। इसी तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म जो कि F1 जनरेशन से ही मिला है, उनको क्रॉस करवा करके जो हमें मिलते हैं वो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इस जनरेशन, ये 4 बच्चे पैदा हुए, मान लीजिए 4 सीड्स से 4 और प्लांट्स ग्रो हुए, तो उस जनरेशन को हम क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन, जो कि किससे हुई है? सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो पहली पीढ़ी है उसी की सेल्फिंग से जो सेकंड जनरेशन पैदा हुई है उसे हम F2 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जीनोटाइप मैंने यहां पर आपको शो किया है। चले आगे, चलिए अब मैं बात करता हूं क्रॉस। क्रॉस क्या होता है बेटा? ओके, क्रॉस का मतलब मेटिंग, मेटिंग ऑफ 2 इंडिविजुअल्स। ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स के आपस में बीच में मीटिंग, एंड देन फ्यूजन ऑफ गैमेट, followed by formation of zygote।
मतलब दो ऑर्गेनिज्म मीटिंग हुई, उनके बीच में गैमेट्स का फ्यूजन हुआ और जायगोट फॉर्मेशन हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस के कुछ टाइप्स हैं जो हमारे पास आएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के भी दो टाइप हैं, फर्दर टेस्ट क्रॉस या आउट क्रॉस। इनके बारे में हम डिटेल में करते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस का मतलब दो इंडिविजुअल के बीच में मीटिंग, लेकिन मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर में डिफरेंट हो, उन इंडिविजुअल्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्या बोला जाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। When a single contrasting single contrasting character is considered, जब एक सिंगल कैरेक्टर कंसीडर किया जाए, जैसे कि ओनली हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में करेंगे हम, आपको पता है मेंडल्स के लॉ के अंदर हम इसको डिटेल में करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। इनकी रेशियोज भी करनी है, डाईहाइब्रिड सॉरी जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। डाईहाइब्रिड क्रॉस the cross in which two, डाई का मतलब टू, दो, टू contrasting characters are considered। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक तो हाइट ही है, हाइट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनिज्म या प्लांट हाइट, और शेप, ठीक है, किसी भी चीज की प्लांट के अंदर शेप ऑफ सीड, अगर सीड की बात कर रहे हैं, अगर मैं सीड के कलर और सीड की शेप की बात कर रहा हूं तो दो कैरेक्टर एक साथ ले रहा हूं, ठीक है। जब उसको हम उसमें दो ऐसे इंडिविजुअल ले रहे हैं जो अलग अलग सीड की शेप रख रहे हैं, सीड का कलर रख रहे हैं, ठीक है। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि एक पेरेंट, एक जो इंडिविजुअल है उसकी हाइट मान लो टॉल है तो दूसरे की क्या है? ड्वार्फ है। एक इंडिविजुअल जिसकी हाइट मान लो टॉल थी, उसकी शेप क्या है? उसके सीड की शेप क्या है? राउंड है, तो दूसरे की क्या है? दूसरे की क्या है? रिंकल है, ठीक है। इस तरह डाई दो कैरेक्टर शो करना। मान लो इसमें क्या है, मैंने बात की, ये एक इंडिविजुअल है, यहां पर इस इंडिविजुअल, ये मेल है, मान लो मेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मेल के अंदर की सेल है जिसके पास क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। इसको क्रॉस कराया किसके बीच में? अब मैंने क्या कहा है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट, स्मॉल, ठीक है, ऐसी फीमेल से। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या चीज कंसीडर की? हाइट कंसीडर की। अगर मैं हाइट के साथ शेप भी कंसीडर कर लूं तो उसे हम बोलेंगे, यानी कि मान लीजिए ये ही मैं बात कर रहा हूं और ये मेल है, इसको मान लीजिए ये फीमेल है, ठीक है। इसके यहां पर तो हाइट का है ही, मैंने हाइट की बात की, ये हाइट स्मॉल टी मान लो, ठीक है। ये फिक्स नहीं है बेटा, समझाने के लिए कहीं आपका हो सर आपने तो ये पोजीशन बताई थी कि यहीं पर हाइट होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और यहां पर मान लो शेप, राउंड शेप, ये राउंड शेप वाला मेल है और ये जो है फीमेल जो है वो रिंकल शेप सीड वाली है, ठीक है। तो जब हमने दो कैरेक्टर कंसीडर कर लिए तब, ठीक है। चलिए
रेसिप्रोकल क्रॉस, इसमें क्या होता है एग्जाम्पल से समझना है, ठीक है। इसके अंदर दो क्रॉसेस की बात की गई है। मान लीजिए फर्स्ट क्रॉस के अंदर पहला जब क्रॉस करवाया, इसमें एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, फर्स्ट क्रॉस दो इंडिविजुअल है, ए को क्रॉस कराया गया बी से, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ए को कंसीडर किया गया है मेल और बी को कंसीडर किया गया है फीमेल, ठीक है। फ्लावर की बात है, प्लांट ये हमारा जो है बाइसेक्सुअल्स के अंदर ही होता है रेसिप्रोकल क्रॉस जो है कि एक इंडिविजुअल पहले तो उसको क्या किया कंसीडर किया गया मेल और दूसरे को फीमेल, लेकिन जब उनके बीच में सेकंड क्रॉस कराया गया, क्या कराया गया सेकंड क्रॉस, तो यहां पर अब की बार ए को कंसीडर किया गया एज ए फीमेल और बी को कंसीडर किया गया एज ए मेल, देखिए, ठीक है। तब इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसमें दो क्रॉस है, दो क्रॉसेस को कंसीडर किया गया है। पहली बार में ए को मेल बी को फीमेल, लेकिन सेकंड क्रॉस में बी को फीमेल, ए को फीमेल बी को मेल, ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए अब मैं बात करता हूं बैक क्रॉस की, ठीक है। क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द F1 जनरेशन, बैक मतलब पीछे, जब F1 जनरेशन को हम क्रॉस करवाते हैं किसी भी पेरेंट्स से, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। क्रॉस बिटवीन F1 generation and either of parent, ठीक है। अब समझिएगा, ये मान लो पेरेंट्स थे, ठीक है, और F1 में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ठीक है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को इनमें से किसी के साथ भी अगर मैं करवाता हूं, मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी को इससे, या और कैपिटल टी स्मॉल टी को F1 जनरेशन को क्रॉस कराया, मैंने क्रॉस कराया स्मॉल टी से किसी भी पेरेंट से, तो इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस दो तरह का हो सकता है, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। अब समझिए, हमारे बुक्स में टेस्ट क्रॉस काफी बार आएगा। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट का मतलब जांचना, किसी चीज को जांचना, क्रॉस करके जांचना कि इसका जीनोटाइप क्या है, F1 का जीनोटाइप क्या है, इसलिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ध्यान रखना, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट्स, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स, होमोजाइगस। ऑफ कोर्स रिसेसिव तो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, होमोजाइगस रिसेसिव लिख दिया है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स, यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो इसमें एग्जाम्पल दे करके, तो यहां F1 जनरेशन क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और रिसेसिव पेरेंट्स कौन से हैं, स्मॉल टी। इस तरह के क्रॉस के अंदर, इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब हमें यह जांचना है
कि ये इसका जीनोटाइप कैसा है, तो उसके लिए हम कैसे पता करते हैं, जब इसका प्यूनेट स्क्वायर बनाया जाता है, प्यूनेट स्क्वायर आपके आएगा बेटा, फिर भी थोड़ा सा मैं बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां इसके क्या, ठीक है, जब 50-50 की रेशियो निकलेगी तो हम ये बोलेंगे कि इसका जीनोटाइप ये था, कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। आउटक्रॉस, आउटक्रॉस क्या है, क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर F1 जनरेशन क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको क्रॉस कराया गया जब कैपिटल टी से, तो हमें क्या मिलेगा, उस तरह के क्रॉस को आउटक्रॉस बोला गया है। और इसका अगर मैं प्यूनेट स्क्वायर बनाऊं, प्यूनेट स्क्वायर इसका कैसे बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके अंदर जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, सारे के सारे टोल बनेंगे, सारे के सारे टोल बनेंगे। आउटक्रॉस, आउटक्रॉस का मतलब F1 जनरेशन को डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाना। समझ में आ गई है, चले आगे। हाँ, हाइब्रिड और प्योर लाइन। हाइब्रिड क्या होता है, ऐसा इंडिविजुअल जो दो डिफरेंट जेनेटिकल मटेरियल के इंडिविजुअल से मिलकर के बना हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म which is produced after crossing of two different genetically genetical organism। और इसकी जो प्रोसेस है हाइब्रिड बनाने की वो क्या कहलाती है, प्रोसेस का नेम है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये टर्म्स जो है मैंने बहुत स्लोली आपको समझाई है ताकि आपके दिमाग में इनको प्रॉपर स्पेस मिल जाए, ये प्रॉपर आपको समझ में आ जाए, ताकि हम जब आगे जो हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, सारी चीजें करेंगे, तब आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, एलील जीन्स क्या है, ये सारे टर्म्स आपके दिमाग में प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। प्योर लाइन्स या ट्रू ब्रीड, हाँ, प्योर लाइंस क्या होते हैं या ट्रू, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको जब सेल्फिंग की जाती है तो हमेशा और हमेशा वो लगातार सेम कैरेक्टर शो करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं प्योर लाइंस। प्योर मतलब शुद्ध, उसके अंदर किसी तरह की मिलावट नहीं होना, ठीक है। जब भी उनको आपस में क्रॉस करवाया गया है तो हमेशा एक ही जैसी चीजें दी है, उसने कभी भी मिलावट वाली चीजें नहीं दी है। मान लो जब क्रॉसिंग कराई गई किसी प्लांट के अंदर, सेल्फिंग कराई गई आपस में, तो हमेशा उस प्लांट ने जितने भी प्रोजेनी दिए वो हमेशा ही हाइट लंबी वाले दिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके कभी भी हाइट जो है वो छोटे बच्चे पैदा हुए, हमेशा ही हाइट क्या है, लॉन्ग रही है। तो वो इस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइंस बोलते हैं बेटा। अनहाइब्रिड मतलब उसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट मेकअप नहीं है। अनहाइब्रिड
अनहाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स, या लिख सकते हैं द ऑर्गेनिजम्स which on selfing produces same character always, ठीक है, जो हमेशा सेम करेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं, कब हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, और ये हमेशा कब होगा, होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस में नहीं। हेट्रोजाइगस में तो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड, तो मतलब दो अलग अलग ट्रेट, ये इसका जेनेटिक मटेरियल अलग था, इसका जेनेटिक मटेरियल अलग था, जब इनको क्रॉस किया गया तो ये क्या मिल गया, हाइब्रिड मिल गया, ठीक है, एक अलग अलग मिलावट हो गई इनके बीच में। लेकिन जब मान लीजिए अगर मैं कैपिटल टी को कैपिटल टी से ही क्रॉस करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, कैपिटल टी, और अगर मैं स्मॉल टी को सेल्फिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, हमेशा ही स्मॉल टी मिलेगा। ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन्स या ट्रू ब्रीड्स। ठीक है, समझ में आ गई है। चलिए, उसके बाद एक लास्ट टर्म है हमारी प्यूनेट स्क्वायर। प्यूनेट स्क्वायर क्या है, एक ब्रिटिश जेनेटिक्स थे रेनल्ड सी प्यूनेट, जिन्होंने ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था जो कि क्या बताता था, एक्सपेक्टिंग जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ब्रिटिश के थे जेनेटिक्स, ठीक है, ब्रिटिश के जेनेटिक्स थे, कौन से थे, रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, इन्होंने एक क्या दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन all possible genotype बेटा नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि प्यूनेट स्क्वायर क्या बताता है, पॉसिबल जीनोटाइप्स, किसी भी जेनेटिक क्रॉस में जब हम क्रॉस करके कितने टाइप के जीनोटाइप हमें मिल सकते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक पेरेंट्स के गैमेट्स लिखते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेल के गैमेट्स लिख दिए और यहाँ पर फीमेल के गैमेट्स लिख दिए एक तरफ। अब यहां पर इनके बीच में पॉसिबल क्रॉस, जब ये गैमेट इससे टकराएगा तो क्या बन सकता है, ये मिल सकता है, जब ये गैमेट इससे टकराएगा तो ये मिल सकता है, ये वाला गैमेट इससे टकराएगा तो भी ये मिलेगा, इससे टकराएगा तो इन बॉक्सेस में इस तरह से पॉसिबल हमारे पास क्या आ जाते हैं, जीनोटाइप आ जाते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ हमारी टर्म्स थी जेनेटिक्स के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको मिस मत कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो दोबारा
पढ़ने की कोशिश किए, फिर भी नहीं समझ में आता तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इनके अंदर डाउट होना मतलब जेनेटिक्स के अंदर डाउट होना। तो ये क्लियर, तो हमारी जेनेटिक्स बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी। ठीक है, अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस